बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। आज के टॉपिक में प्राइड एंड प्रेजुडिस का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे और इसके बाद इसकी समरी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टन का बहुत फेमस और इंटरेस्टिंग नावल है जिसे इसने 1796 के अंदर लिखना शुरू किया था। और जब इस नावल को लिखना शुरू किया था तो इसका नाम था द फर्स्ट इम्प्रेशन, लेकिन बाद में 1813 के अंदर जब इसे पब्लिश किया गया तो इसको नाम दिया गया प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि बाद में फेमस हो गया। और इस नावल को अब जाना जाता है प्राइड एंड प्रेजुडिस के नाम से। और याद रखिएगा कि इससे पहले हमने जेन ऑस्टन की बायोग्राफी को डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने देखा था कि जेन ऑस्टन रोमांटिक एरा के पोइट की सेकंड जनरेशन से बिलोंग करती थी और ये फेमस नॉवलिस्ट थी। और रोमांटिक एरा के अंदर जितने भी पोइट राइटर ऑथर थे ये अपनी लैंग्वेज के अंदर सिंपल वर्डिंग का यूज़ किया करते थे। तो इसलिए जेन ऑस्टन भी अपनी वर्डिंग के अंदर, अपने नॉवेल्स के अंदर, अपने लिटरेरी वर्क्स के अंदर सिंपल और प्लेन लैंग्वेज का यूज़ किया करती थी। ये कोई प्रोडक्ट ऑफ द इंटेलिजेंस यानी कि ऐसे अल्फाज या ऐसी थॉट्स का यूज़ नहीं करती थी जो रीडर्स को इमेजिनेशन में लेकर जा सके, यानी जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं जिस तरह से दूसरे वर्क्स के अंदर बताया जाता है परियों की कहानियों को, और इस तरह से ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाता है जो हकीकत के अंदर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जेन ऑस्टन ने इस तरह से कुछ भी नहीं लिखा, बल्कि जो सोसाइटी के अंदर होता था ये उसके ऊपर ही लिखती थी, जिसकी वजह से इसके जो नॉवेल्स हैं वो आज भी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हैं और पढ़े जाते हैं। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस भी इसी तरह का एक रियलिटी बेस्ड नावल है। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ, प्राइड एंड प्रेजुडिस। इस नावल के अंदर जेन ऑस्टन ने टू फैमिलीज की स्टोरीज को डिस्क्राइब किया है। नंबर 1 पे मिस्टर एंड मिसेस बेनेट फैमिली जो रह रही है लॉन्गबोर्ड नाम की जगह पर, और दूसरी तरफ है मिस्टर बिंगले फैमिली जो रह रही है नेदरफील्ड पार्क के अंदर। अब ये याद रखिएगा कि जो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट फैमिली है ये लॉन्गबोर्ड नाम की जगह पर रह रही है, जबकि दूसरी तरफ थोड़ी ही दूर पर एक और जगह है नेदरफील्ड पार्क, वहाँ पर मिस्टर बिंगले फैमिली रह रही है। अब प्रोटैगनिस्ट करेक्टर्स यानी मेन करेक्टर्स जिनके इर्द गिर्द सारी स्टोरी घूमती है, जिस तरह से हिंदी फिल्मों के अंदर हम देखते हैं ना कि हीरोइन किसी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, हीरो किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और दोनों के दरमियान लव हो जाता है, और फिर किस तरह से हीरोइन का जो फादर है वो नहीं मानते और बड़े इश्यूज क्रिएट होते हैं। और ये सारी फिल्म, ये सारी स्टोरी घूम रही होती है हीरो और हीरोइन के इर्द गिर्द। तो इसी तरह जो किसी भी प्ले ड्रामा फिल्म के मेन करेक्टर होते हैं ना, जिनके इर्द गिर्द सारी स्टोरी घूमती है, उन्हें कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। और इस नावल के अंदर यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर जो मेन करेक्टर्स हैं, जो प्रोटैगनिस्ट करेक्टर्स हैं, वो दोनों फैमिली से लिए गए हैं। एलिज़ाबेथ बेनेट जो कि मिस्टर एंड मिसेस बेनेट फैमिली से मेन करेक्टर हैं, और मिस्टर फिट्ज विलियम डार्सी जो कि मिस्टर बिंगले फैमिली से मेन करेक्टर हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के सिर्फ नाम ही याद रख लें कि ये प्रोटैगनिस्ट हैं और इनके इर्द गिर्द सारे इस प्राइड एंड प्रेजुडिस नावल ने घूमना है, और इनकी डिटेल को हम आगे बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस इनके दोनों के नाम रट लें। इसके अलावा मिस्टर एंड मिसेस बेनेट फैमिली में और भी मेंबर्स होते हैं जिन्हें देखते हैं। नंबर 1 पे है जेन बेनेट जो कि घर की सबसे बड़ी बेटी होती है। ये ब्यूटीफुल, स्मार्ट और अट्रैक्टिव होती है, यानी समझदार भी है, खूबसूरत भी है और दिलकश भी है, यानी इससे किसी को भी प्यार हो सकता है। नंबर 2 पे है एलिज़ाबेथ बेनेट। अब ये जो एलिज़ाबेथ बेनेट है ये इस नावल की प्रोटैगनिस्ट है, मेन करेक्टर है, जिसके बारे में पहले ही बता दिया गया है। नंबर 3 पे है मैरी बेनेट जो कि इस नावल के अंदर इतना ज़्यादा नहीं आई, लेकिन इसकी क्वालिटी ये है कि ये बुक्स को रीड किया करती है और फिर लोगों को जाके मोरालिटी बेस्ड लेक्चर दिया करती है, भाषण दिया करती है। जिस तरह से कोई भी बंदा अगर बुक्स वगैरह पढ़े ना, ये 4 दिन मोटिवेशनल स्पीकर को देख ले तो वो भी मोटिवेशनल स्पीकर बनना शुरू हो जाता है। और नंबर 4 पे है कैथरीन बेनेट जिनका नावल के अंदर कोई खास काम नहीं है, बस नाम याद रख लें। और नंबर 5 पे है लीडिया बेनेट जो कि घर की सबसे छोटी बेटी हैं और अपनी माँ मिसिस बेनेट की बहुत ज़्यादा लाडली है। जिस तरह से हमारे यहाँ भी कोई बहन या भाई छोटा हो ना तो माँ बाप का बहुत ज़्यादा लाडला होता है, और बाज़ दफ़ा कोई ना कोई वो ना चैन भी चढ़ा देता है। तो इस तरह से ये लीडिया बेनेट का भी नाम याद रखिएगा, इसने भी नावल के अंदर आगे जाकर ना चांदनी चढ़ाने हैं। अब मिस्टर एंड मिसेस बेनेट फैमिली के मेंबर्स को ज़रा गौर से देखें कि जेन बेनेट, एलिज़ाबेथ बेनेट, मैरी बेनेट,
कैथरीन बेनेट और लीडिया बेनेट सब की सब लड़कियां ही हैं, लड़का तो है ही नहीं। यानी इनके पास कोई लड़का नहीं होता, सारी की सारी लड़कियां ही पैदा होती हैं मिस्टर एंड मिसेस बेनेट के पास। अब जो बेनेट फैमिली होती है ये कोई ख़ास अमीर लोग नहीं होते, बस नॉर्मल से मिडिल क्लास से लोग होते हैं। और मिसिस बेनेट जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटियों की ना बस अब शादी किसी अमीर घर के अंदर हो जाए, यानी लड़का अच्छा कमाता हो और इनकी लाइफ सेट हो जाए। बड़ी देख ली गरीबी, सिर्फ मिसिस बेनेट की ही ये ख्वाहिश नहीं होती बल्कि लड़कियों की भी यही ख्वाहिश होती है कि गरीबी के अंदर जितनी ज़िंदगी गुजरनी थी गुजर गई, अब जो हस्बैंड है वो कोई अच्छा रिच मिल जाए ताकि बाकी जो लाइफ है ना उसके अंदर बड़ा इंजॉयमेंट कर लिया जाए। यहाँ पे जो मेरे भाई लड़के सुन रहे हैं पॉइंट नोट कर लें कि हीरे की हमेशा कीमत होती है, जब तक आप खाक हैं तो किसी ने भी नहीं आपको पूछना। खैर मोटिवेशन के लिए मेरा दूसरा चैनल मौजूद है, इस पर हम नॉवल को ही डिस्कस करते हैं। बहुत होगी बेनेट फैमिली की बात, अब अपनी दूसरी रिच फैमिली की तरफ यानी मिस्टर बिंगले फैमिली की कुछ बात कर लेते हैं। जो मिस्टर बिंगले फैमिली है ये रह रहे हैं नेदरफील्ड पार्क नाम की जगह पर, और यहाँ पर ये कोई परमानेंट नहीं रह रहे बल्कि ये लंदन से यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहने के लिए आए हैं। तो हिसाब लगा लें कि जो लंदन से यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहने के लिए आए हैं वो कितनी अमीर फैमिली होगी। और मिस्टर बिंगले फैमिली मेम्बर्स में इसकी 2 सिस्टर्स होती हैं, जिनमें से एक मैरिड है और दूसरी अनमैरिड है। अब जो मैरिड है इसे कोई इस स्टोरी के अंदर ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन जो दूसरी अनमैरिड है ना इसे काफ़ी फ़र्क पड़ना है। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि मिस्टर बिंगले की 2 सिस्टर हैं, एक मैरिड है और दूसरी अनमैरिड है। इसके अलावा इनके साथ हमारी स्टोरी के दूसरे मेन कैरेक्टर यानी इस स्टोरी के इस नॉवल के हीरो मिस्टर फिट्ज विलियम डार्सी भी रह रहे होते हैं, और ये जो चार्ल्स बिंगले हैं इनके फ्रेंड होते हैं। याद रखिएगा कि जो मिस्टर फिट्ज विलियम डार्सी हैं इनका इनकी सिस्टर के साथ और चार्ल्स बिंगले के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, यानी इनके भाई बहन नहीं होते, बस ये भी लंदन में चार्ल्स बिंगले के दोस्त होते हैं और इनके साथ ही नेदरफील्ड पार्क के अंदर रहने के लिए आ जाते हैं। और ये बड़े रिच होते हैं। याद रखें कि जो चार्ल्स बिंगले हैं ये तो रिच होते ही होते हैं, लेकिन जो हमारे हीरो हैं मिस्टर फिट्ज विलियम डार्सी ये इनसे भी ज़्यादा रिच होते हैं। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, वो बेनेट फैमिली को अभी नहीं हमने बताना। अब मिस्टर बिंगले फैमिली की क्वालिटीज़ को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो चार्ल्स बिंगले हैं ये ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, हैंडसम और रिच हैं, सबसे ज़रूरी रिच हैं। और इनकी जो 2 सिस्टर्स हैं इनकी एक सिंगल विश होती है दोनों सिस्टर्स की, जिस तरह से बाकी बहनों की भी होती है, जो सुन रही हैं उनकी भी होगी, कि हमारे जो भाई की शादी वो किसी खूबसूरत लड़की के साथ हो जाए। इसकी 2 सिस्टर्स की यही सिंगल विश होती है। और इसके अलावा मिस्टर फिट्ज विलियम डार्सी हमारे हीरो साहब ये एटीट्यूड के अंदर रहना पसंद करते हैं। जो लंदन से आया हो और रिच भी हो उसके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड तो होगा ना, लेकिन इनके अंदर थोड़ा ना काफ़ी एटीट्यूड ही होता है। और थोड़ा सा ये ना अपने आप में नहीं जिस तरह से एक बंदा रहता, तो ये इस तरह से रहते हैं। और इस नॉवल का अगर हम नाम देखें प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो यहाँ पर जो प्राइड है ये इंडिकेट करता है हीरो को, फिट्ज विलियम डार्सी को, और जो प्रेजुडिस है यानी जिसका मतलब होता है भेदभाव, शक्की किस्म का होना, तो वो एलिज़ाबेथ बेनेट है। तो ये याद रखिएगा कि प्राइड इंडिकेट करता है डार्सी को और जो प्रेजुडिस है ये इंडिकेट करता है एलिज़ाबेथ बेनेट को। अब जब बेनेट फैमिली को इस बात का पता चलता है कि हमसे थोड़ी ही दूरी पर लंदन से एक फैमिली आई है और बड़े रिच हैं, उसके अंदर बॉयज़ भी हैं जो कि अनमैरिड हैं, तो इनके अंदर तो खुशी की लहर दौड़ जाती है। और जो मिसिस बेनेट होती है वो सोचने लग जाती है, अच्छा 2 लड़के हैं, दोनों में से चलो 5 में से 2 लड़कियों की मेरी तो शादी इनके साथ हो जाएगी, तो 2 की तो लाइफ सेट हो जाएगी। यानी कि अभी उनसे ना कोई सलाम दुआ आई है ना उन्हें देखा है, बस ये पता ही चला है कि अमीर फैमिली थोड़े से फासले पे आ गई है। तो माइंड का जो लेवल है वो चेक करें ज़रा। कुछ टाइम गुजरता है तो नेदरफील्ड पार्क में यानी जहाँ पर चार्ल्स बिंगले फैमिली रह रहे होते हैं ना, वहाँ पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज्ड होती है जिसके अंदर मिस्टर एंड मिसिस बेनेट फैमिली को भी इनवाइट किया जाता है। अब दोनों फैमिलीज उस पार्टी के अंदर आमने सामने हो जाती हैं। चार्ल्स बिंगले जिसकी नज़र जाती है जेन बेनेट के ऊपर, मैंने पहले ही बताया था जेन बेनेट ब्यूटीफुल, स्मार्ट और अट्रैक्टिव हैं, यानी समझदार भी है, खूबसूरत भी है और दिलकश भी है, किसी को भी इससे प्यार हो सकता है। तो चार्ल्स बिंगले देखते हैं जेन बेनेट को, जेन बेनेट देखती है चार्ल्स बिंगले को, आंखें हो गई 4 और दोनों की जोड़ी बन जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और दोनों पार्टी के अंदर मिलकर डांस करना शुरू कर देते हैं, इंजॉयमेंट शुरू हो जाती है।
लेकिन हमारे हीरो मिस्टर फिट्ज विलियम डार्सी जो कि थोड़ा सा एटीट्यूड में ही रहना पसंद करते हैं, पार्टी के अंदर भी ना बड़े आराम से कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं और बस देख रहे होते हैं, कोई डांस डूंस नहीं कर रहे होते। तो जो चार्ल्स बिंगले होता है, इसकी जेन के साथ थोड़ी बहुत सेटिंग हो जाती है। तो जिस तरह से फिल्मों के अंदर वो क्लब के अंदर वाइन के कप लेने के लिए ऐसे झूमते झूमते नहीं आते, तो चार्ल्स बिंगले भी थोड़ा सा मटकता हुआ डार्सी की तरफ आता है। उसे आके कहता है, वो देख जेन बेनेट कैसी है। तो डार्सी देख के कहता है हाँ ठीक है। तो वो कहता है ये इसकी दूसरी सिस्टर है एलिज़ाबेथ बेनेट, जा इसके साथ डांस डूंस कर तू भी। तो जो डार्सी होता है वो एलिज़ाबेथ बेनेट की तरफ देखता है और कहता है ठीक है, इतनी ख़ास नहीं भी, मैं इसके साथ अब डांस करूं। और जो एलिज़ाबेथ बेनेट होती है वो सुन लेती है कि मैं इतनी गई हुई हूँ, ये डार्सी क्या समझता है खुद को, इसके पास थोड़े से पैसे हैं, रिच है तो क्या हुआ, मैं भी किसी से कम नहीं। तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है ना हमारे डार्सी का हमारी हीरोइन एलिज़ाबेथ बेनेट के ऊपर, वो बैड इम्प्रेशन पड़ जाता है। और जिस तरह से कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो हमारे डार्सी साहब का जो पहला इम्प्रेशन एलिज़ाबेथ बेनेट के ऊपर पड़ता है वो तो बैड होता है, और एलिज़ाबेथ बेनेट के माइंड में ये बात सेट हो जाती है कि मेरा बंदा किसी तरह का भी हो, हस्बैंड का, कम से कम इस डार्सी जैसा नहीं होना चाहिए। इसके पास पैसा है तो ठीक है, दिखता भी ठीक है, लेकिन इसके अंदर प्राउड कितना है, इसे तो यही नहीं पता किसी के साथ किस तरह से बात करते हैं। यानी ये मुझे क्या समझता है, ये मेरे साथ ये कह रहा है कि बस ठीक है मैं इसके साथ डांस नहीं करूँगा। तो इसके पहले इंप्रेशन को आपने याद रखना है, वो बैड पड़ता है। चार्ल्स बिंगले कहता है अच्छा डार्सी नहीं नाचना तो ना नाच, मैं तो वापस जा रहा हूँ। वो अपना वाइन का कप उठाता है और झूमता झूमता जाकर जेन बेनेट के साथ दोबारा नाचना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ एलिज़ाबेथ बेनेट और डार्सी के दरमियान जो है वो आंखें चार होने की बजाय आंखें घूरना शुरू हो जाती हैं। अब पार्टी ख़त्म होती है, दोनों फैमिलीज़ अपने अपने घर चली जाती हैं, लेकिन अपने घर में जाके जेन बेनेट को याद आ रही होती है मिस्टर चार्ल्स बिंगले की, और मिस्टर चार्ल्स बिंगले को याद आ रही होती है जेन बेनेट के साथ गुजारे हुए उन लम्हात की। अब जो उसकी टू सिस्टर्स होती हैं ना चार्ल्स बिंगले की, वो कहती है चार्ल्स बिंगले पार्टी के अंदर जेन बेनेट के साथ बड़ा डांस कर रहा था, खैर तो है। चार्ल्स बिंगले ना आगे से शर्माता है, तो वो दोनों कहती हैं लड़की खूबसूरत है और स्मार्ट है, अट्रैक्टिव है, हमें तो भाई पसंद है लड़की। चार्ल्स बिंगले कहता है ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद ही है। तो दोनों सिस्टर्स ना जेन बेनेट को अपने घर डिनर पर इनवाइट कर देते हैं। अब जैसे ही मिसेस बेनेट को पता चलता है कि हैं मेरी एक बेटी को चार्ल्स बिंगले की सिस्टर्स ने डिनर पर इनवाइट किया है, तो उसके अंदर तो खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो कहती है ला गल बन गई के। तो वो उसे ना जेन बेनेट को कहती है कि जाओ जाओ डिनर पर जाओ, कोई बात नहीं, और साथ में से एलिज़ाबेथ बेनेट को भी लेती जाओ, अब अकेली जाओगी तो थोड़ा सा वो क्या ईगो कम हो जाएगा कि अकेली लड़की को भेज दिया। तो अकेली तो वो वैसे भी नहीं जाना पसंद करती, तो अपने साथ ना एलिज़ाबेथ बेनेट को भी लेती जाती है। अब वहाँ पे चार्ल्स बिंगले और जेन बेनेट ये तो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं आपस में, लेकिन जो एलिज़ाबेथ बेनेट और डार्सी साहब हैं ये तो एक दूसरे को नापसंद करते हैं। तो डार्सी भी उधर ही मौजूद है। तो ये दोनों ना नेदरफील्ड पार्क में जब जा रही होती हैं, तो रास्ते में बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से जो जेन बेनेट है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से चार्ल्स बिंगले कहता है कि अब आपको बुखार है, अब आप कैसे जाएंगे अपने घर, एक हफ़्ता इधर ही रुके। तो उनकी जो मदर होती है वो भी कहती है ठीक है रुक जाए उधर, कोई इशू नहीं। तो वो एक हफ़्ते का स्टे जेन बेनेट और एलिज़ाबेथ बेनेट मिस्टर चार्ल्स बिंगले की फैमिली के यहाँ करती हैं। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट बाज़ दफ़ा पूछ लिया जाता है कि किस वजह से उन्होंने एक हफ़्ते का स्टे, 1 वीक का स्टे किया था। तो रेनिंग की वजह से जब जेन बेनेट की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो चार्ल्स बिंगले के यहाँ 1 वीक का स्टे करती हैं, और इनके साथ एलिज़ाबेथ बेनेट भी होती हैं। अब जो 1 वीक का स्टे ये नेदरफील्ड पार्क में करती हैं, इसके दौरान जेन बेनेट और चार्ल्स बिंगले की नज़दीकियाँ तो और बढ़ जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो डार्सी होता है ना ये भी आहिस्ता आहिस्ता ना अब एलिज़ाबेथ बेनेट को पसंद करना शुरू कर देता है कि नहीं खूबसूरत तो है, पार्टी में तो और भी लड़कियां थी इसलिए कोई ख़ास ध्यान नहीं इसकी तरफ गया, लेकिन वो देखता है ना नहीं कुड़ी तो मतलब खूबसूरत है, अच्छी है। तो लेकिन एलिज़ाबेथ बेनेट की जो सुई है वो वहीं अटकी होती है कि इसने मुझे कहा था मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करना, बड़ा प्राउडी बंदा है, ये बड़ा बेकार बंदा है। तो उसके दिल में ना कोई उम्मीद उम्मीद नहीं आती, कोई रहमदिली नहीं आती, लेकिन जो डार्सी होता है ना वो थोड़ा थोड़ा एलिज़ाबेथ बेनेट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है।
अब जब डार्सी एलिज़ाबेथ बेनेट की तरफ थोड़ा-थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा होता है, तो चार्ल्स बिंगले की जो अनमैरिड सिस्टर होती है ना, दूसरी सिस्टर, वो डार्सी को पसंद करती है दिली दिल में। तो उसे ना देख के अच्छा नहीं लगता कि ये मिस्टर फिट्ज़ विलियम डार्सी अब इस एलिज़ाबेथ बेनेट की तरफ ही अट्रैक्ट होता जा रहा है, मेरी तरफ तो देखता भी नहीं। वह डार्सी पहले भी उसकी तरफ कोई नहीं इतना ख़ास देखता था, लेकिन पहले वो किसी और की तरफ भी नहीं देखता था। तो जो अनमैरिड सिस्टर होती है ना, इसे जेलसी होना शुरू हो जाती है कि ये डार्सी अब एलिज़ाबेथ बेनेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो आगे जाके कोई कारनामा करेगी, तो ये ज़रा याद रखिएगा कि अनमैरिड सिस्टर को जेलसी हो रही है डार्सी के एलिज़ाबेथ की तरफ देखने से। अब जब जेन बेनेट ठीक हो जाती हैं और 1 वीक ख़त्म हो जाता है, 1 हफ़्ता मुकम्मल हो जाता है, तो एलिज़ाबेथ बेनेट और जेन बेनेट ये दोनों अपने घर वापस आ जाती हैं, यानी लॉन्गबोर्ड नाम की जगह पर अपनी फैमिली के पास वापस आ जाती हैं। अब एंट्री होती है एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिस्टर कॉलिंस की, जो आता है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट फैमिली के पास, और ये रह रहा होता है लेडी कैथरीन के पास। और ये आता किसके लिए है, मिस्टर कॉलिंस क्यों आया भाई? तो ये आता है शादी करने के लिए मिस्टर एंड मिसेस बेनेट फैमिली के पास। अब इसे पता होता है कि ये 5 लड़कियां हैं, इसमें से जिससे भी मेरी शादी हो गई तो कल को इस घर का भी कोई वाली वारिस नहीं होगा। ये मिस्टर एंड मिसेस बेनेट जो है कितनी देर निकालेंगे, तो मैं वारिस ही बनूंगा ना सारा। तो जो मिस्टर कॉलिंस है, इसे वारिस के तौर पर इस घर के ना इंडिकेट किया गया है कि अगर ये किसी लड़की से शादी करता है तो कल को ये सारे घर का वारिस भी बन सकता है। और ये आकर नज़र जमा लेता है एलिज़ाबेथ बेनेट के ऊपर। यह कहता है ये लड़की मुझे पसंद है जी, एलिज़ाबेथ बेनेट, इसके साथ मेरी शादी कराओ। तो मिसेस बेनेट पूछती है एलिज़ाबेथ बेनेट से, मिस्टर कॉलिंस है लेडी कैथरीन के पास रहता है और अच्छा खासा है, कर लो शादी। तो जो एलिज़ाबेथ बेनेट होती है वो कहती है इसके साथ अब मैं शादी करूं, ये मिस्टर कॉलिंस के पास जो खुद लेडी कैथरीन के पास रहता है। ये उसे कहता है ना भाई, मैं डीन हूँ, लेडी कैथरीन ने मुझे एक इंस्टीट्यूट का डीन बना दिया है, ऐਵੇਂ ना समझो मुझे। तो एलिज़ाबेथ बेनेट कहती है तुम डीन हो जो भी हो, मुझे तुम पसंद ही नहीं, मैंने तुमसे शादी करनी ही नहीं। अब एलिज़ाबेथ बेनेट को डार्सी भी नहीं पसंद, मिस्टर कॉलन भी नहीं पसंद, तो इसे पसंद क्या आना है, आएगा एक पसंद। सब्र करें, आगे चलते हैं। तो मिस्टर कॉलन जब रिजेक्ट हो जाता है ना, तो वह कहता है ना कर, मैं थोड़ी देर बाद फिर आऊँगा, तुम सोच के मुझे जवाब दे देना। और मिस्टर कॉलन वहाँ से चला जाता है। अब एक और करैक्टर जॉर्ज विकम की नॉवल के अंदर एंट्री होती है। याद रखिएगा कि जॉर्ज विकम एक आर्मी सोल्जर है, जिसको इसकी किसी गलती की वजह से आर्मी से निकाल दिया गया है। अब वो क्या मिस्टेक इसने की थी, उसे भी हम आगे देखेंगे। अब जॉर्ज विकम है ना, ये नॉवल का बेसिकली एनिमी ही है, यानी ये लेस करैक्टर सा बंदा है, लेकिन जब ये नॉवल के अंदर अपीयर होता है ना, तो ये बड़ा तेज़ होता है। ये आके सारी सिचुएशन को समझता है कि अच्छा कौन किसके साथ अट्रैक्ट है, कौन किससे खफा है, किसको भड़काना है, किसको अपनी तरफ लाना है। तो ये तमाम चीज़ें आके देखता है। तो ये देखता है जेन बेनेट और चार्ल्स बिंगले तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इनका तो नहीं बनेगा। ये एलिज़ाबेथ बेनेट को देखता है कि ये डार्सी से खफा है, अच्छी खासी दिखती भी है, क्यों ना इसे ही थोड़ा सा भड़का लिया जाए। तो जॉर्ज विकम एलिज़ाबेथ बेनेट के पास जाता है और उसे कहता है एलिज़ाबेथ बेनेट जी, ये जो डार्सी है ना, ये अच्छा लड़का नहीं है, ये बड़ा प्राउडी है। इसको अगर खुदा ने कोई थोड़ी सी दौलत दे ही दी है तो ये तो इंसान को इंसान ही समझता। और मैं पहले आर्मी में सोल्जर हुआ करता था और इसी ने ही मुझे आर्मी से निकलवाया है। अब वो डार्सी ने इसे क्यों निकलवाया होता है वो भी हम देखते हैं। तो जब एलिज़ाबेथ बेनेट ये सुनती है ना कि हैं तुम्हारी आर्मी की नौकरी खा गया ये डार्सी, तो उसके दिल में डार्सी के लिए जो हेट होती है वो और बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हमारे मिस्टर कॉलिंस दोबारा से आ जाते हैं और आके कहते हैं एलिज़ाबेथ बेनेट क्या सोचा मेरे बारे में। तो एलिज़ाबेथ बेनेट कहती है मेरी तरफ से जवाब भी है, मैंने तब भी तुम्हें कहा था तुम मुझे पसंद नहीं, और आज भी कहती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं। मिस्टर कॉलिंस कहता है अच्छा ठीक है ना कर पसंद। और मिस्टर कॉलिंस उसके सामने उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है एलिज़ाबेथ बेनेट, चार्लोट, इसके साथ शादी करता है और वापस अपनी लेडी कैथरीन के पास चला जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो लेडी कैथरीन है ना, ये डार्सी की भी कोई दूर की रिश्तेदार ही है, आंटी लगती है। तो ये याद रखिएगा कि जो लेडी कैथरीन है ये डार्सी की रिलेटिव ही होती है। और इसके पास जो मिस्टर कॉलिंस रह रहा होता है, ये एलिज़ाबेथ बेनेट की बेस्ट फ्रेंड को शादी करके अपने साथ वहाँ पर ले जाता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा
कि मिस्टर कॉलिंस शादी ही क्यों करना चाहता है, एलिज़ाबेथ बेनेट नहीं तो उसकी दोस्त ही सही। तो ये क्या सीन है, क्योंकि इसे लेडी कैथरीन ने कहा होता है कॉलिन जहाँ से मर्जी आ, शादी करके तूने आनी है, तो ये फिर शादी करके जाता है दूसरी दफ़ा जब आता है। चार्ल्स बिंगले की एक सिस्टर का बताया था ना, जो अनमैरिड होती है और डार्सी के एलिज़ाबेथ बेनेट की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से जेलस हो रही होती है। तो वो क्या करती है, वो एक लेटर लिखती है मिस्टर एंड मिसिस बेनेट फैमिली को, और उसमें लिखती है कि जो मेरा भाई चार्ल्स बिंगले है, ये जो हमारे साथ फिट्ज विलियम डार्सी रह रहा है, इसकी लंदन में एक बहन है जिसका नाम है जॉर्जिनिया डार्सी, ये उसके साथ जाके शादी करेगा और अब हम जा रहे हैं लंदन। तो ये तो मिस्टर एंड मिसिस बेनेट फैमिली के ऊपर लेटर नहीं बल्कि एक बॉम्ब गिरता है कि जेन तो अच्छी भली सेट हो गई थी चार्ल्स बिंगले के साथ, और चार्ल्स बिंगले भी उसे पसंद करता था, तो ये क्या हो रहा, ना कोई शादी हुई, ये तो अब लंदन जाके कह रही है उसके साथ शादी करेगा। तो ये ना ऐसी लेटर लिख देती है जेलस होकर कि इनको बस दूर भगाया जाए ताकि मैं डार्सी के साथ शादी कर सकूं। जब इस लेटर का पता चलता है एलिज़ाबेथ बेनेट को, तो वह कहती है नहीं नहीं, ये काम भी उनके साथ जो डार्सी रह रहा है ना उसी का ही है, वो बड़ा प्राउडी बंदा है, जॉर्ज विकम की नौकरी खा गया है, और इसके अलावा अब वो नहीं चाहता कि चार्ल्स बिंगले के साथ मेरी बहन जेन बेनेट का रिश्ता हो। हालांकि डार्सी का कोई ऐसा माइंड नहीं होता, लेकिन एलिज़ाबेथ बेनेट इस बात को भी अपने माइंड में बैठा लेती है और इसके दिल में डार्सी के लिए हेट और बढ़ जाती है। एलिज़ाबेथ बेनेट इस सब सिचुएशन से थोड़ा सा डिप्रेस हो जाती है और वो फैसला करती है कि घूमने के लिए अपनी फ्रेंड के पास थोड़े दिन जाए। वो इसे इनवाइट भी करती है। अब कौन सी फ्रेंड, जिसको मिस्टर कॉलिंस बेहा कर यहाँ से ले गया होता है ना, इसकी बेस्ट फ्रेंड जो होती है, ये उसके पास कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए चली जाती है। और मैंने बताया था कि जो लेडी कैथरीन है जिसके पास ये दोनों रह रहे होते हैं, और वहाँ पर एलिज़ाबेथ बेनेट भी पहुँच गई होती है, ये मिस्टर फिट्ज विलियम डार्सी की आंटी लगती है। और जब इसको पता चलता है ना डार्सी को कि एलिज़ाबेथ बेनेट अब वहाँ पे है, तो ये भी वहाँ पर पहुँच जाता है। डार्सी वहाँ जाकर एलिज़ाबेथ बेनेट को प्रपोज कर देता है, लेकिन एलिज़ाबेथ बेनेट उसे कहती है कि तुम प्राउडी हो, तुम जॉर्ज विकम जो कि एक आर्मी सोल्जर था उसकी नौकरी खा गए, और तुम्हारी वजह से ही मेरी सिस्टर जेन बेनेट का रिश्ता टूट गया है चार्ल्स बिंगले के साथ में। तुमने ही अपनी बहन के साथ उसकी शादी करवाने के लिए, जो लंदन में बैठी हुई ना तेरी बहन जॉर्जिनिया डार्सी, उसके साथ शादी करवाने के लिए चार्ल्स बिंगले को उकसाया होगा, और उसने मेरी बहन के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। तो वो कहता है कि मैंने उसे कब कहा, और कौन सा लेटर, वो तो उस लड़की ने जो चार्ल्स बिंगले की दूसरी अनमैरिड सिस्टर होती है उसने जेलस होकर लिखा होता है। तो वो चार्ल्स बिंगले से कहता है क्यों भाई, तू मेरी सिस्टर के साथ लंदन में जाके अब शादी करना चाहता है। वो कहता है नहीं। तो वो कहता है उनके पास एक लेटर गया है। तो जब पता करवाते हैं तो वो लेटर लिखा होता है इसकी सिस्टर ने, जो अनमैरिड होती है चार्ल्स बिंगले की। तो वो उन्हें बताते हैं नहीं नहीं, इस तरह से कोई बात भी नहीं है, मैं जेन बेनेट के साथ ही चार्ल्स बिंगले कहता है शादी करूंगा, ये बस इसने पता नहीं क्यों लिख दिया है। तो वो इस तरह से उस चीज़ को रफा दफा करते हैं। लेकिन जब उसका प्रपोजल रिजेक्ट होता है ना डार्सी का, तो वो वहाँ से चुप करके चला जाता है। लेकिन जाते जाते एलिज़ाबेथ बेनेट को एक लेटर देकर जाता है जिसके अंदर इसने लिखा होता है कि जॉर्ज विकम की मैं नौकरी ऐसे ही नहीं खा गया, बल्कि जब मेरी सिस्टर जो लंदन में बैठी हुई है ना जॉर्जिनिया डार्सी, उसकी उम्र अभी 15 साल ही थी, तो इस जॉर्ज विकम ने उसको घर से भगाने की कोशिश की थी, तो इसलिए मैंने आर्मी के अंदर इसके ख़िलाफ़ जो है रिपोर्ट करके इसको वहाँ से निकलवाया कि इस तरह का ये सोल्जर है। और वो कहता है कि मैंने किसी को कोई नहीं उकसाया कि चार्ल्स बिंगले को कि वो मेरी सिस्टर से शादी करे, वो जेन बेनेट के साथ ही शादी करेगा। और अब हालात दोनों तरफ से दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं दोनों फैमिलीज़ में। तो अब ना जो एलिज़ाबेथ बेनेट होती है, उसको जब इन चीज़ों का पता चलता है कि नहीं, ये इसने तो मेरी सिस्टर का रिश्ता भी नहीं तोड़वाया, वो तो उसकी जो अनमैरिड सिस्टर है उसने खुद से ही लेटर लिख दिया था, और जॉर्ज विकम को भी इसने बिला वजह नहीं मतलब नौकरी से निकलवाया। तो उसके दिल में भी ना अब डार्सी के लिए थोड़ी थोड़ी ना अट्रैक्टिवनेस, मोहब्बत सी पैदा होना शुरू हो जाती है। जब एलिज़ाबेथ बेनेट लेटर पढ़ती है तो डार्सी तो वहाँ से चला गया होता है, लेकिन यकदम से एलिज़ाबेथ बेनेट को ये खबर पहुँचती है कि आपकी सिस्टर जो लीडिया बेनेट थी ना, जो घर में सबसे छोटी, माँ की सबसे लाडली थी, वो जॉर्ज विकम जो आर्मी सोल्जर होता है ना, जिसको इसने निकलवाया होता है डार्सी ने आर्मी से, वो उसके साथ घर से भाग गई है।
तो वो वहाँ से फ़ौरन से एलिज़ाबेथ बेनेट निकलती है अपने घर की तरफ, और जब जाती है तो मिस्टर एंड मिसिस बेनेट का बुरा हाल हुआ पड़ा होता है। बेइज्जती का डर होता है कि लड़की घर से भाग गई, तो वो ना उन्हें संभालती संभूलती है। फिर उसे पक्का यकीन हो जाता है कि जॉर्ज विकम वाकई में एक घटिया इंसान था। डार्सी ने उसे इसी वजह से ही आर्मी से निकलवाया था, क्योंकि अब वो मेरी सिस्टर को, लीडिया को भगा के ले गया। पहले वो मुझ पे डोरे डालता रहा, मुझ पर बात नहीं बनी तो लीडिया ही सही। अब जब ये खबर बिंगले फैमिली को पहुंचती है तो सब इनको मिलकर ढूंढना शुरू कर देते हैं कि लीडिया और जॉर्ज विकम पता नहीं कहाँ पे होंगे। काफ़ी ढूंढते हैं, और जिस तरह से रिलेटिव्स आना भी शुरू हो जाते हैं। अब मिस्टर एंड मिसिस बेनेट के पास इनके जो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर होते हैं, मिस्टर एंड मिसिस गार्डनर, ये बेनेट फैमिली के यहाँ आते हैं। और आकर ना एलिज़ाबेथ बेनेट, जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुई पड़ी होती हैं, एक तो ये कि सिस्टर घर से भाग गई, और दूसरे नंबर पर वो ये सोचती है कि मैं डार्सी को बड़ा बुरा ही समझती रही, उसने मुझे प्रपोज़ भी किया, मैंने उसे रिजेक्ट भी कर दिया, हालांकि वो इतना अमीर भी है। और ये तमाम चीज़ों की वजह से ना एलिज़ाबेथ बेनेट काफ़ी थोड़ी ना डिप्रेस हुई पड़ी होती हैं। तो वो उन्हें मिस्टर एंड मिसिस गार्डनर कहते हैं कि आप क्यों ना कुछ दिनों के लिए पेम्बरले नाम की जगह पर ये रहते होते हैं, इनके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, कि एलिज़ाबेथ बेनेट को हमारे साथ उधर भेज दें। अब एलिज़ाबेथ बेनेट कहती है ठीक है, चले मैं आपके साथ थोड़ी देर रह लेती हूँ, थोड़ी फ्रेश भी हो जाऊंगी। जब डार्सी को पता चलता है कि एलिज़ाबेथ बेनेट पेम्बरले नाम की जगह पर अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के यहाँ आई हुई है, तो मिस्टर फिट्ज विलियम डार्सी उधर चला जाता है और जाकर उसे एलिज़ाबेथ बेनेट को मिलता है। अब एलिज़ाबेथ बेनेट को इसके साथ थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव हो चुकी होती है, तो वो ना उसके साथ अच्छे तरीके से बात करती है। इतने में खबर आती है कि लीडिया बेनेट अपनी फैमिली के यहाँ वापस आ गई है, और जॉर्ज विकम अब उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो डिमांड कर रहा है मुझे कुछ पैसे दो, मैं इसके साथ चलो रह लेता हूँ। वो एनिमी है ना नॉवल का, तो इस तरह से वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो अब एलिज़ाबेथ बेनेट को ये पता चलता है कि जॉर्ज विकम को वो पेमेंट भी कर दी गई है जो वो मांग रहा था। तो ये सोचती है कि मेरे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर ने, यानी मिस्टर एंड मिसिस गार्डनर ने ही ये पेमेंट की होगी। तो हालात दोनों तरफ दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। जॉर्ज विकम पैसे लेकर लीडिया के साथ रहना शुरू कर देता है। लेकिन लीडिया एलिज़ाबेथ बेनेट और सारी बेनेट फैमिली को बताती है कि जो पेमेंट की है वो इस डार्सी ने की है, जिसकी वजह से आज विकम मेरे साथ रह रहा है। तो जब ये बात एलिज़ाबेथ बेनेट सुनती है तो उसके दिल में तो डार्सी के लिए और ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है। अब डार्सी दोबारा से एलिज़ाबेथ बेनेट को प्रपोज़ करता है और वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है। डार्सी और एलिज़ाबेथ बेनेट की शादी हो जाती है, और चार्ल्स बिंगले और जेन बेनेट की भी शादी हो जाती है, और इस तरह से नॉवल की हैप्पी एंडिंग होती है। उम्मीद करते हैं कि जेन ऑस्टन के इस वर्क प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इनका वर्क सेंस एंड सेंसिबिलिटी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।